नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षायान एकेडमी पर। तो हम पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला आज का टॉपिक है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। आज समझते हैं क्या ये होता है। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं कि इस शब्द का सर्वप्रथम दिए थे एजी टॉन्सले ने। एजी टॉन्सले ने 1935 में इस शब्द को दिया था। ये पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी जीव समुदाय, जो भी जीव समुदाय है, उस जीवों के चारों ओर जो वातावरण है उनके साथ उनका पारस्परिक संबंध होता है और संबंध में वो एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं। यही हमारा इकोसिस्टम होता है। हम एक शुद्ध शब्द छोटे शब्दों में समझते हैं। वातावरण में जैविक एवं अजैविक घटक के बीच पारस्परिक अंतर संबंध ही हमारा इकोसिस्टम है। ये एक छोटी सी परिभाषा के रूप में आप समझ लीजिए। वातावरण में जो हमारे जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनके भी जो पारस्परिक अंतर संबंध होता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो बात करते हैं हम, जो ये जैविक और अजैविक घटक हैं, ये क्या क्या होते हैं। तो पहले घटक एक हम चार्ट में समझते हैं कि क्या होते हैं घटक। इकोसिस्टम की परिभाषा समझ लिया। अब उसके मतलब कि जो घटक हैं जिससे इकोसिस्टम बना है, घटकों से मिलके, उसको समझते हैं। तो पहले एक हेडिंग डालते हैं हम लोग, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक इसमें दो मुख्य घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। अब जैसे कि हम देखते हैं, पहले बात करते हैं जैविक घटक की। जैविक घटक, जैसे कि हम जानते हैं, पेड़ पौधों को भोजन प्राप्त करने के लिए वो प्रकाश लेते हैं सूर्य ऊर्जा से, उससे अपना भोजन बनाते हैं। फिर वही पेड़ पौधे जिससे उसको उपभोग करने के लिए कुछ जीवधारी शाकाहारी आते हैं, फिर उनको खाने के लिए मांसाहारी आते हैं। मतलब एक जैविक घटक में धीरे धीरे मतलब एक भिन्न भिन्न प्रकार के वो स्तर बनते हैं। तो उसमें हम पहले देखेंगे एक उत्पादक से शुरू करते हैं। तो उत्पादक जैविक घटक में पहला आपका पॉइंट होगा। उत्पादक वे होते हैं घटक में, जैसे कि हरे पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश से उनसे ऊर्जा प्राप्त करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उसको ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित करके भोजन बनाते हैं। इसमें हरे पेड़ पौधे, ये सब आएंगे। अब बात करते हैं उपभोक्ता की। सेकंड नंबर पे उपभोक्ता है। उपभोक्ता वह कहलाते हैं जो इसको प्राथमिक उत्पादक, जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, इनको उपभोग करते हैं। ये इनको उपभोग करते हैं और जैसे कि ये कई प्रकार के होते हैं उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्रेणी में बांटे जाते हैं। जिसको कि उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी को द्वितीय श्रेणी वाला उपभोक्ता खाएगा, फिर उसको तृतीय श्रेणी का द्वितीय श्रेणी को खाएगा, ऐसे ऐसे करके इनका एक क्रम बनता है। तो इसमें उपभोक्ता में हम पहले एक पॉइंट बताते हैं प्राथमिक।
प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता जो मतलब कि बात करते हैं बस केवल हरे पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनमें कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे हम देखते हैं कि शाकाहारी जैसे होते हैं गाय, बकरी, हिरन, खरगोश इत्यादि शाकाहारी जीव आते हैं। और उपभोक्ता में दूसरा उपभोक्ता होगा हमारा द्वितीय श्रेणी का। उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में वे उपभोक्ता रहेंगे जो कि उत्पादकों को, जैसे कि ये क्या कहते हैं, उपभोक्ता के जो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता हैं इनको खाते हैं। तो इनमें जैसे कि देखेंगे हम खरगोश को कौन खाएगा, खरगोश को खाएंगे जंगली जो जानवर होते हैं, ये लोमड़ी, बिल्ली, और इसमें आएंगे लोमड़ी, बिल्ली, कुछ जैसे कि मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती हैं, शाकाहारी मछली, वो तो मांसाहारी मछलियाँ आएंगी इत्यादि आते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसी उपभोक्ता में तृतीय श्रेणी जो उपभोक्ता होता है जो कि द्वितीय और प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी भक्षण करता है, उसको देख लेते हैं। इसमें इनके ऊपर जो रहते हैं बड़े जानवर होते हैं, जैसे कि लकड़बग्घा, सांप और भी जानवर हैं जो द्वितीय श्रेणी के जानवरों को खाते हैं। और एक होता है उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी सबसे उच्च मतलब सर्वोच्च माने जाते हैं इसमें से उपभोक्ता में। उच्च मांसाहारी जीव वे जीव होते हैं जो इन सभी जीवों को खा लेते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, लेकिन इनको कोई नहीं खाता। जैसे इनमें शेर आ जाएंगे, चीता आ जाएंगे और भी बड़े जानवर। अब ये तो उपभोक्ता हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट जो हमारे जैविक घटक के बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक में जाने जाते हैं, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता क्या है? अपघटनकर्ता हम देखते हैं कि जो हमारे ये उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, जब ये मृत्यु हो जाती है इनकी, तो इनको भक्षण करने के लिए अपघटनकर्ता जीव आते हैं, जैसे कि मितोपजीवी जीव, कवक, बैक्टीरिया, ये सब हैं जितने भी, ये सब इनका भक्षण करके इनको सड़ा गला के डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि उसको वातावरण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब गैसें, मतलब नाइट्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उत्सर्जित हो जाती हैं, और मृदा में फास्फोरस, सल्फर, ये सब चीज़ें अपघटित हो जाती हैं। फिर उसे पुनः चक्रण के रूप में पौधे अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम मितोपजीवी, कवक, जीवाणु आदि आते हैं। जैसा कि अपघटनकर्ता को हम, जैसे कि ये पृथ्वी को साफ करते हैं, कैसे साफ करते हैं, इन सबको जो सड़क ये सब रहते हैं मर जाते हैं, इनको सड़ा गला के पृथ्वी को साफ करते हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं प्रकृति का मेहतर। इनको अपघटनकर्ता को हम प्रकृति का मेहतर कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्कैवेंजर कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। ये जैविक घटक के प्रमुख क्रम में थे। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक में। अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं? तब अब अजैविक घटक में जैसे निर्जीव चीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे आसपास के वातावरण में जैसे कि जितने भी दिखाई देते हैं, पहाड़, नदियाँ, ये सब, वायु, प्रकाश, इसमें तत्व कुछ आते हैं। इसमें हम एक एक करके समझते हैं। पहले इसको भी 3 भागों में बांट लेते हैं। इसमें जब हम भाग बनाएंगे तो पहला भाग हमारा बनेगा अकार्बनिक।
अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, इसमें जैसे कि तमाम प्रकार के पोषक तत्व मृदा में जो पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, तमाम प्रकार के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो सब आते हैं। और गैसें भी, वायुमंडलीय गैसें भी आती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अमोनिया गैस, ये सब गैसें इसमें अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो हमारा है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या है? जिनमें कार्बन की मात्रा होती है, इसमें आएंगे हमारे जैसे फास्फोलिपिड, जैसे कि सब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब पदार्थ आएंगे इसमें। आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और एक ह्यूमस होता है, ह्यूमस, जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जहाँ अधिक पाई जाती है मृदा में, उसे ह्यूमस कहते हैं। अब इसी में अजैविक घटक का एक तीसरा भाग हम नोट करते हैं, भौतिक। ये भौतिक घटक मानते हैं जिसे। भौतिक घटक में देखते हैं कि वायुमंडल में जैसे कि जो गैसें मतलब होती हैं वो आएंगे, और वायु और प्रकाश, ताप, ये सब, प्रकाश, ताप, वायु और विद्युत, ये सब एक घटक के रूप में कार्य करते हैं, जो कि अजैविक घटक होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक कॉलम और बनाएंगे कि इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हम एक अलग बड़े चार्ट में समझेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको जैविक घटक, अजैविक घटक के बारे में। तो आगे हम फिर से एक चार्ट बनाएंगे और पारिस्थितिक तंत्र जितने हैं उनके प्रकार को जानते हैं। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। कितने प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं हमारे, जैसे कि पूरे पृथ्वी पे भिन्न भिन्न प्रकार के स्थानों पे जलवायु, तो मतलब कि होते हैं कि यहाँ पे वन है ज़्यादा, यहाँ पे स्थलीय कुछ मतलब महासागर हैं। यहाँ के इकोसिस्टम में जो होता है वो चेंज मतलब परिवर्तन रहते हैं थोड़े। वहाँ पे जो पाए जाएंगे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, वृक्षों का प्रभाव रहता है, तो वही हम देखते हैं। तो एक हम चार्ट बनाएंगे, पहले उस चार्ट को हम समझते हैं अच्छे से। तो आप देखते हैं प्रकार में पहले इम्पोर्टेंट प्रकार दो प्रकार के बनते हैं। यहाँ पे आप डालेंगे प्राकृतिक तंत्र। जो प्राकृतिक तंत्र इकोसिस्टम है हमारा, उसमें देखते हैं प्राकृतिक तंत्र जो प्रकृति द्वारा बना हुआ इको सिस्टम होता है उसे कहते हैं। और दूसरा हमारा रहेगा कृत्रिम। कृत्रिम तंत्र जैसे हम लोगों द्वारा जो बनाया जाता है, जैसे एक्वाकल्चर है, कृषि है, ये सब जैसे एक तंत्र में आते हैं। तो इसको हम पहले कृत्रिम छोटा है, इसको लिख लेते हैं। कृत्रिम तंत्र में एक्वाकल्चर और कृषि कार्य जो हम करते हैं भूमि पे, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। अब इसी तंत्र में जो प्राकृतिक तंत्र है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो भागों में। इसका एक भाग जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्थलीय। स्थलीय परितंत्र। और दूसरा जो रहेगा वह जलीय परितंत्र रहेगा। जलीय परितंत्र, इसको भी समझते हैं एक एक करके। तो पहले हम बात करते हैं स्थलीय परितंत्र की। स्थलीय परितंत्र जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि वन का अलग परितंत्र बनता है, फिर उसका मरुस्थल का अलग बनेगा, फिर एक टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है उसका अलग बनेगा, और घास के मैदानों का अलग बनता है परितंत्र। इसको भी हम एक एक पॉइंट वाइज लिखते हैं।
और एक आखिरी हमारा है टुंड्रा प्रदेश। ये स्थलीय परितंत्र में 4 भाग में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो बात करते हैं वन परितंत्र में हम जानते हैं वनों के प्रकार में जैसे आते हैं हम लोग, तो वनों के प्रकार में अक्षांशों के हिसाब से उनमें डिफरेंट पाए जाते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो ज़्यादा बर्फीले क्षेत्रों में जिसे हम टैगा वन कहते हैं वो भी पाए जाते हैं, उनको हम नोट करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन जैसे कि सदाबहार वन इनको कहते हैं। ये जहाँ पे वन वर्षा वन जैसे कि जहाँ वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है वहाँ कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो हमारे पृथ्वी पे देखते हैं कि जो डिग्री अक्षांश है उसके दोनों तरफ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसमें कुछ वृक्षों के नाम है इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। जैसे आबनूस, रोजवुड, ये इम्पोर्टेंट वृक्ष जो रहते हैं उनको हम बताते हैं। और दूसरा इसमें है उष्णकटिबंधीय पतझड़। ये वन जैसे कि हमारे जहाँ पे ये पत्तियाँ गिर जाती हैं वनों के, उस वन को उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहते हैं। इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उसमें हम देखते हैं शीशम, साल, नीम, पीपल, बरगद इत्यादि वृक्ष जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और वन प्रकार में आते हैं शीतोष्ण वन। अरे क्या कहते हैं उसको, शीतोष्ण वन में जिसे टैगा वन कहते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पेड़ जो होते हैं उनको देखते हैं। टैगा वन में जो रहते हैं चीड़ रहता है, देवदार, स्प्रूस और फर। ये वृक्ष जो टैगा वन में पाए जाते हैं वो हो गए। इनके मतलब परितंत्र होते हैं, यहाँ के वृक्षों की क्वालिटी अलग अलग रहेंगे, वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु रहते हैं जो इन पर निर्भर रहते हैं, उनका इकोसिस्टम बनता है। बात करते हैं हम घास के मैदान की। ये हमारा घास का मैदान क्षेत्र है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में घास का मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि हम पंपास हो गया, वेल्ड हो गया, सवाना घास का मैदान, कैंटबेरी हो गया, तमाम घास के मैदान जो हैं उनके इकोसिस्टम बनते हैं। तो यहाँ के जीव जंतु जो रहते हैं वो एक अपना प्रभाव मतलब एक दूसरे पर संबंध स्थापित करते हैं। अब दूसरा पॉइंट मरुस्थल है। मरुस्थल में जैसे कि हमारे जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, मरुस्थल जहाँ पाए जाते हैं, वहाँ के भी इकोसिस्टम जैसे होते हैं, कुछ अपने वहाँ पर रेतीले रहते हैं तो कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पे ऊँट, जहरीले सांप होते हैं। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष वो कांटेदार और मोटे गुद्देदार होते हैं। तो वृक्षों में जैसे हम बात करते हैं नागफनी, बबूल और एक खिजड़ी नाम का वृक्ष पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश का जो इकोसिस्टम एक होता है, वहाँ पे बर्फीला क्षेत्र जो होता है उसी को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। जैसे हमारे ध्रुवों पे जो है वहाँ पे कोई वृक्ष बड़े बड़े नहीं पाए, वहाँ का वातावरण ऐसा बनता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कुछ शैवाल होते हैं जो उगते हैं, वही बस अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं शैवाल और कवक के साथ जो एक सहजीवन बनाते हैं, जिसे हम लाइकेन कहते हैं। इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं ये सब। ये हमारे स्थलीय परितंत्र के इम्पोर्टेंट भाग थे। अब हम बात करते हैं जलीय परितंत्र के।
जलीय परितंत्र देख लेते हैं क्या क्या है। जलीय परितंत्र में भी डिवाइड करते हैं 3 भागों में, तो इसको एक एक करके समझते हैं। जो पहला भाग होगा हमारा स्वच्छ, इसे हम कहते हैं अलवड़ी। स्वच्छ जल में पानी जो रहता है स्वच्छ रहता है, इसमें हमारे झील, झरने, तालाब ये सब आएंगे। झील, झरना, तालाब। तालाब जैसे इकोसिस्टम में मछलियाँ, छोटी मछलियाँ होती हैं, उनको खाने के लिए बड़ी मछलियाँ भी रहती हैं उसमें, और फिर आसपास के जो जानवर तालाब किनारे रहते हैं वो रहते हैं, तो एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक चैन बनाते हैं, वो साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं जलीय परितंत्र में, इसे हम कहते हैं संक्रमण कालीन परितंत्र। संक्रमणकालीन संक्रमण, इसमें हमारा आएगा एस्चुरी और मैंग्रोव वन। एस्चुरी, मैंग्रोव वन, और एक आएगा आर्द्र भूमि। ये 3 चीज़ संक्रमणकालीन परितंत्र में आया। एस्चुरी मतलब हम जानते हैं क्या, जो जैसे कि हम देखते हैं कि समुद्र, जहाँ पे नदियाँ डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती हैं वहाँ एस्चुरी बनता है। एस्चुरी डायरेक्ट बनने से समुद्र का भी वहाँ भाग रहेगा और नदियों का भी भाग रहता है, जो वहाँ पे दोनों प्रकार के मिश्रित जीव जंतु पाए जाते हैं। एक बड़ा मतलब वहाँ इकोसिस्टम बनता है एस्चुरी में। मैंग्रोव वन हम जानते हैं जहाँ पर जो मतलब कि थोड़ा सा वो रहता है नहीं, दलदली क्षेत्र, वहाँ पे वन पाए जाते हैं, जिसको सुंदरी वृक्ष जो पाए जाते हैं। जहाँ पर सुंदरवन हमारा है वहाँ के मैंग्रोव वन है। कच्छ के रण में देखते हैं वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी जीव जंतु रहते हैं, तो छोटे बड़े एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। आर्द्र भूमि वेटलैंड जिसे कहते हैं, जहाँ के दलदली एकदम वो वाली भूमि होती है एकदम, वहाँ के आर्द्र भूमि पर भी कुछ जीव जंतु रहते हैं। और पेड़ पौधे जो उगते हैं छोटे मोटे, उनके साथ उनका संबंध होता है। अब बात करते हैं तीसरा जो जलीय परितंत्र में आएगा हमारा, वो रहेगा सागरी परितंत्र। इसे हम लवड़ी कहेंगे। लवड़ी परितंत्र होता है क्योंकि इसमें सागर में लवण की मात्रा अधिक होती है। सागरी परितंत्र में भी देख लेते हैं कौन कौन से। हम देखते हैं कि खुला सागर एक होता है, पूरा ओपन से, जो किसी मतलब कि बाउंडेशन में नहीं रहता, न कोई वहाँ द्वीप पाए जाते हैं छोटे बड़े कुछ चीज़, तो वहाँ पे खुला परितंत्र एक होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं खुला सागर। इसका इकोसिस्टम रहता है, इसमें छोटे छोटे जैसे पौधे रहेंगे ऊपर तली पे, उसको खाने के लिए छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं, जिसे हम कहते हैं जूप्लैंक्टन जीव रहते हैं। उनको खाने के लिए नीचे जो बड़े जीव रहते हैं वो ऊपर आके उनको खाते हैं। ऐसे करके एक इकोसिस्टम बनता है खुले सागर में। अब इसी में हम सागरी परितंत्र में एक दूसरा हम देखते हैं कोरल रीफ, जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ क्या है? कोरल रीफ हम जानते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के जो खोखले होते हैं एक मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, उसके अंदर जीव रहते हैं। ये मतलब कि हमारे जो पृथ्वी पे 0 डिग्री है उसी के आसपास के कुछ अक्षांश पे ये पाए जाते हैं। एक जीव होते हैं कोरल प्रवाल, जो प्रवाल होते हैं। तो इनका संरचना देखते हैं हम, ऐसे इनकी संरचना होती है। जब ये किसी मतलब लैंड पे रहते हैं तो उसके ऊपर ही इनके जो रहेंगे भाग फिर उग आएंगे इनके, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहते रहते वहाँ पे एक भूमि बन जाती है, जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो ये बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और इस पर कुछ रंगीन शैवाल पाई जाती हैं। रंगीन शैवाल पाई जाती हैं, इस पर मतलब कि इनसे संबंध रखती हैं, वो इनको भोजन देती हैं और ये उनको आवास देते हैं। तो इसलिए इनका एक जो रहता है संबंध वो सजीवी टाइप का रहता है। जो शैवाल रहते हैं उनका नाम रहता है जुंजेथिली। जुंजेथिली शैवाल है जो एक सहजीवन के रूप में एक दूसरे के साथ रहते हैं प्रवाल भित्ति के साथ। और प्रवाल भित्ति में जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है, एक मतलब बैरियर टाइप का बना रहता है, बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। और तटीय प्रवाल भित्ति पाई जाती है मन्नार के तट पे या फ्लोरिडा तट पे तमाम।
और इसी में एक रहता है एटॉल नाम से। एटॉल नाम जैसे कि वो एक घोड़े की नाल जैसा बनता है। जो हमारा लक्षद्वीप है वो एटॉल प्रायद्वीप, मतलब एक एटॉल प्रवाल भित्ति का ही भाग है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे देखें। कृत्रिम तंत्र है जो एक्वाकल्चर, कृषि, ये सब तो हम जानते हैं जो हम लोग के द्वारा किया जाता है, स्थापित किया जाता है परितंत्र, वही है। इसको आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रकार कितने प्रकार के होते हैं परितंत्र। स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र। फिर जलीय परितंत्र में वन है, घास है, मरुस्थल है, टुंड्रा है, और जल में देखते हैं स्वच्छ है तो फिर संक्रमणकालीन में एस्चुरी, मैंग्रोव वन, ये सब आएंगे। और सागरीय परितंत्र में खुला सागर होता है और यह हमारा प्रवाल भित्ति, ये सब मिला के इकोसिस्टम जो हमारा है सब ऐसे ही बने हैं। आज के लिए हम इतना ही, और कल हम पढ़ाएंगे इसके आगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सब। तो धन्यवाद आज के लिए जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको, तो हम कल आपको पढ़ाएंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल इनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसलिए धन्यवाद।